साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त पवन चौधरी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तर्कस की तीर में। आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। नाम है हिंदी व्याकरण। और प्लेलिस्ट पर 2-3 वीडियो ज्योग्राफी की भी पड़ी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी का क्या करोगे, चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, उसकी वीडियो आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको हिंदी व्याकरण की भी वीडियो आज से कंटिन्यू मिलती रहेंगी। दोनों की वीडियो आपको कंटिन्यू अब मिलती रहेंगी। अब तक कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने पहले वो 2-3 वीडियो बना दी ज्योग्राफी की, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से मित्रों क्षमा करना, मैं टाइम लग गया, बीच में गैप हो गया उनके बीच में, मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आपकी दोनों ही सब्जेक्टों की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हो सकती है बड़ी हो जाए, लेकिन कंटेंट वो दूंगा जो आज तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम वर्णमाला से शुरू करेंगे। तो आज हम वर्णमाला से शुरू करते हैं। तो वर्णमाला होती क्या है? क्या है वर्णमाला? भाई ये आपके वर्णों की माला होती है। मतलब जो वर्ण होते हैं उनकी ये माला होती है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा ये वर्ण क्या होते हैं? आपको बता दूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या फर्क है? देखो, ध्वनि होती है भाषा का मौखिक रूप, मतलब जो मुख से बोला जाता है, भाषा का मौखिक रूप। जैसे हम मुख से बोलकर कोई भी बात बोल देते हैं, तो जो मुख से बोला जाता है वो मौखिक कहलाता है। और ये क्या होता है? ये होता है भाषा का लिखित रूप। अब इसी बात को हम मौखिक को, जो मुंह से बोल रहे हैं, इसी को अगर हम लिख दें तो ये लिखित रूप हो गया। तो वर्ण होते हैं भाषा का लिखित रूप। जैसे हमने मान के चलिए, हमने का बोला, का भाषा का ही तो है, भाषा में ही तो वर्ण होते हैं। इन वर्णों के अलावा जो भाषा में छोटे बड़े जो लिखे होते हैं, आज तक हमने पढ़े हैं, इनके अलावा और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं ये बनाऊं तो ये भाषा का है, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो ये किसी भाषा का नहीं है। तो इसका मतलब है भाषा का मौखिक रूप कौन सा होना चाहिए? सार्थक, जिसका कोई अर्थ होता हो। जैसे कि मैंने ये लिखा, तो ये इसका अर्थ है कोई, ये किसी को निरूपित करता है, किसी ध्वनि के लिए आया है, ये किसी ध्वनि के लिए नहीं आया। तो सार्थक होना चाहिए ये भी, और ये भी सार्थक होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब जैसे हमने अभी मैं बता रहा था, जैसे मैंने का बोला मुंह से, इस का कोई मैंने ये आकृति दे दी, ऐसे लिख दिया, तो ये लिखित रूप हो गया। अगर मैं केवल इससे ऐसे ही बोलता का, अब तो मौखिक है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख से बोल रहा हूं, तो का क्या है? मौखिक रूप है भाषा का। और अगर मैंने इस का को ऐसे लिख दिया तो ये लिखित रूप हो गया। किसका? भाषा का। कहानी समझ में आई? अब बात आती है वर्ण या ध्वनि। जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इनकी, वर्ण की या ध्वनि की? जरूरत है जरूरत। क्यों है जरूरत? किस लिए जरूरत है? अपने विचार प्रकट करने के लिए या अपनी
बात को सामने वाले को समझाने के लिए हमें ध्वनि की, वर्णों की जरूरत पड़ती है। क्या क्वेश्चन ये बनता है, क्या अपने विचारों को प्रकट करना जरूरी है? क्या अपनी बात किसी सामने वाले को समझाना जरूरी है? मैंने बताया कि विचारों को प्रकट करने के लिए या अपनी बात सामने वाले को समझाने के लिए हम वर्ण या ध्वनि का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या अपने विचार प्रकट करना जरूरी है? क्या अपनी बात सामने वाले को समझाना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। अगर हमें कोई चीज चाहिए होगी, कोई वस्तु चाहिए होगी, खाना चाहिए होगा, या फिर हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, वहां से कोई वस्तु हमें चाहिए होगी, तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है अपने विचार प्रकट करें या अपनी बात को किसी सामने वाले को समझाएं? एक बात समझिए, अगर इस दुनिया में हमें अपने विचार प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होती ना, तो या हमें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होता, किसी भी कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो पता है क्या होता? ये दुनिया की दुनिया, सारे पशु पक्षी आदमी इंसान जो भी जितने भी हैं प्राणी हैं, सारे की सारी दुनिया गूंगी होती, भाषा नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती। क्यों? जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप बताइए हम क्यों बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे? हम केवल अगर हम कुछ गाते भी हैं ना, या कोई मनोरंजन करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आवश्यकता है, वह ज़रूरत है, हमारा मन कर रहा है, हमारा दिल कर रहा है, हमारी शरीर की आवश्यकता है। ठीक है, तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए या अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए हम वर्ण या ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी बात सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं। हम 2-3 तरह से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं या अपनी बात को सामने वाले को समझा सकते हैं। कैसे? पहले नंबर से हम किसी को बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका लिखकर, और तीसरे नंबर पर आता है जी आपका संकेतों के द्वारा। अगर हमें अपनी बात समझानी होगी, मतलब मान के चलो मुझे कहना है कि रुक जाओ, तो क्या मैं बोलकर नहीं बोल सकता इस बात को रुक जाओ, और आपकी समझ में आ जाएगा, आप रुक जाएंगे। अगर मुझे बोलना नहीं आता मान के चलिए, तो क्या मैं लिखकर नहीं कह सकता? अगर मैं यहाँ लिख दूँ रुक जाओ, तब भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो हम कैसे अपनी बात को बोलकर समझा सकते हैं सामने वाले को और लिखकर समझा सकते हैं? अगर मान के चलिए हमें बोलना भी नहीं आता और हमें लिखना भी नहीं आता, तब क्या हम अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते? बिल्कुल समझा सकते हैं। कैसे? अगर हम ऐसे करते हैं तो आप समझते हैं, तो हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात को किसी को समझा सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर संकेतों की बात करूं तो आगे जब हम रोड पर जाते हैं, किसी बड़ी रोड पर जाते हैं, तो आगे कुछ ऐसा लिखा होता है कि जैसे आगरा जाने के लिए, आगरा जाने के लिए। और फिर कोई ऐसा मार्क लगा होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये यू टर्न है। तो ये क्या है? ये संकेत नहीं है। ऐसे आपने रोड पर जाते हुए सामने बोर्ड पर लगे हुए मार्क खूब देखे होंगे। या हम कहने लगे दिल्ली जाने के लिए, अब दिल्ली जाने के लिए फिर यहां से ऐसे कर देंगे, ऐसे कोई मार्क लगा देंगे, तो क्या ये संकेत नहीं है? दिल्ली जाने के लिए सीधे जाइए, आगरा जाने के लिए यू टर्न लीजिए,
और मथुरा की बात करें, मथुरा जाने के लिए आप फिर ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे ये चैनल आपने देखे नहीं हैं, बोर्डों पर खूब देखे होंगे। तो ये सांकेतिक भाषा है। अगर मान के चलिए हमें बोलना भी नहीं आता, हम गूंगे हैं, हमें लिखना भी नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से समझा सकते हैं। तो इस आधार पर भाषा के 3 प्रकार हुए। कौन कौन से? बोलकर, ये कहलाती है मौखिक भाषा। और जो ये है लिखकर, ये आपकी लिखित है। और संकेतों के द्वारा ये आपकी सांकेतिक भाषा हो जाएगी। देखिए लिखित का एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। पहले जब कभी कहीं दूर देशों से या फिर सीमा के रखवाले, सीमा के प्रहरी, देश के रखवालों से कोई चिट्ठी, पत्र या कोई पाती आती थी और उसमें उसे पढ़कर जो हमें चैन मिलता था, जो हमें करार मिलता था, जो हमें खुशी मिलती थी, वो आजकल के इन हाय हेलो वालों से नहीं मिलती है। चंद शब्द लिखे होते थे उसमें और नीचे लिखा होता था माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम, छोटे बच्चों के लिए प्यार, और 2 शब्द उस बीवी के लिए भी लिखे होते थे। कैसे संभव हो पाया ये सब? वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, आपने उसका चेहरा नहीं देखा, आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उसने सब कुछ आपसे कह दिया और आपने समझ लिया। कैसे? उस चंद वर्णों के माध्यम से। जो चंद वर्ण लिखे हुए थे उस चिट्ठी में, उस पत्र में, अगर ये चंद वर्ण नहीं होते उस चिट्ठी में, उस पत्र में, तो व्यक्ति कभी भी आपको अपने विचारों से अवगत नहीं करा सकता था। वो भी संतुष्ट हो गया, उसने जो कुछ कहना था वो आपको कह दिया और आपको जो कुछ चाहिए था वो आपने समझ लिया, आपने सुन लिया। कैसे संभव हो पाया? केवल वर्णों के माध्यम से। ठीक है, ये वर्ण नहीं होते तो ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता, इसीलिए इन वर्णों की आवश्यकता पड़ी। अच्छा जी, अब कहानी यहां आती है, भाषा के 3 रूप हो गए। वर्ण मिलकर बनाते हैं आपके शब्द। अगर हम वर्ण ले लें, मैंने आपको बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर, शब्द नहीं, सॉरी, अक्षर बनते हैं। और अक्षरों से मिलकर क्या बनता है भाई साहब? शब्द। शब्द को पद भी कहते हैं, ध्यान रखना, शब्द को पद भी कहते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? पदबंध। और पदबंधों से मिलकर क्या बनता है? बड़ी इकाई है ये, आगे बढ़ती जा रही हैं। वर्ण मिलेंगे तो अक्षर बन जाएगा, अक्षर मिलेंगे आपस में एक से ज़्यादा तो शब्द बन जाएगा, और शब्द जब एक से ज़्यादा मिलेंगे आपस में तो पदबंध बन जाएगा। और पदबंध से बनता है, जब पदबंध एक से ज़्यादा मिलेंगे तो उपवाक्य, और उपवाक्य से जब आगे ये मिलते हैं आपस में तो बनता है वाक्य। तो वाक्यों के माध्यम से ही तो हम अपने विचार प्रकट करते हैं। जब एक वाक्य हो जाता है इसका मतलब है हमारी बात पूरी हो गई जो हम कहना चाहते थे। बात पूरी करने के लिए वाक्य का होना आवश्यक है। ठीक है, तो वर्ण होते हैं जैसे रा, ये आधा है, ये वर्ण है आपका। इसे पूरा कैसे करेंगे? व्यंजन आपके पूरे कैसे होते हैं? हर व्यंजन आ से पूरा होता है, उसमें स्वर मिला होता है या स्वर मिलकर ही
जो आपके व्यंजन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो जैसे हम अगर इस रा को हम पूरा लिखेंगे तो इसमें हमें आ जोड़ना पड़ेगा पहले। कैसे? इस रा में अगर हम आ जोड़ें तो अब ये रा हो गया। तो ये एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, दो वर्ण जब वर्ण मिलते हैं तो अक्षर बनता है। तो ये बन गया आपका रा अक्षर। ठीक है। और जब अक्षर आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो जैसे मैं कहने लगूं एक अक्षर तो ये, और इस पर मैंने एक मात्रा लगा दी और एक अक्षर ये, तो एक तो अक्षर ये बना और एक अक्षर ये बना। अक्षरों से मिलकर राम शब्द बन गया ना सीधा। हाँ ठीक है। अब शब्दों से मिलकर पदबंध बनते हैं। पदबंध कैसे होते हैं? जिसमें एक से अधिक शब्द शब्दों से मिलकर पदबंध बनता है। मैं कहने लगूं राम अवतार, एक ही व्यक्ति का नाम है राम अवतार। क्या हुआ? एक शब्द तो ये रहा इसमें और एक शब्द ये रहा। तो एक से अधिक शब्द आए जब तो क्या हो गया? पदबंध हो गया। मतलब एक ही साथ आया। ये कैसे? राम अवतार। अगर मैं कहने लगूं राज कुमार, अब देखिए ये भी तो एक पदबंध है। राज राजा का पुत्र, कुमार, तो एक शब्द ये हुआ, एक शब्द हुआ, शब्दों से मिलकर पदबंध बन गया। उपवाक्य की बात करें, उपवाक्य कैसा होता है? देखिए वाक्य तो होता है पूरा, जब हमारी बात पूरी हो जाए। लेकिन जब वाक्य पूरी नहीं हो और उसमें कई सारे पदबंध हो तो वो होता है उपवाक्य। जैसे मैं कहने लगूं उससे कह देना, अब देखिए पदबंध हैं, इसमें शब्द नहीं है। शब्द तो दो शब्दों से मिलकर पदबंध बनता है, इसमें दो से अधिक शब्द हैं। मैंने कहा उससे कह देना। क्या कह देना भैया? बात पूरी हो गई क्या? नहीं हुई। अगर बात पूरी हो जाती तो वाक्य बन जाता। अभी वाक्य पूरी नहीं हुई है, उससे कह देना। क्या कह देना? अगर मैं इसी को आगे कर दूं कि मैं घर जा रहा हूं, क्या अब वाक्य पूरा हो गया यहां से यहां तक? क्या बात पूरी हो गई? जी बिल्कुल पूरी हो गई। बिल्कुल पूरी हो गई तो ये वाक्य बन गया। और अगर मैंने इतना ही कहा लेकिन बात पूरी नहीं हुई तो ये उपवाक्य। समझ में आया होगा? वाक्य और उपवाक्य दोनों ही समझ में आए होंगे। जब वाक्य पूरा ना हो, वाक्य आधा हो, अधूरा वाक्य हो, उसे कहते हैं उपवाक्य। और जब बात पूरी हो जाए तो उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें आगे एक चीज और है, लिपि। भाई लिपि किसे कहते हैं? अरे यही तो है लिपि जो मैंने अभी आपको बताया था। वर्णों के या ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। या जिन ध्वनि को लिखने के लिए या ध्वनि के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको ही लिपि कहते हैं। ध्वनि के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? वही तो कहलाते हैं आपके
वर्ण ही तो होते हैं। तो वर्णों की जो आकृति होती है ना, उस आकृति को मतलब ध्वनि के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब ध्वनि के लिए हम कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे का, खा, आ, ई, सारे जितनी भी वर्णमाला होती है। तो इन चिन्हों की जो बनावट है ना, ये बनावट है, आकृति है, इनको हमने आकृति दी कि का को ऐसे ही लिखेंगे। अगर यहाँ 1000 छात्र हों और मैं का लिखवाने लगूं तो सभी ऐसे ही लिखेंगे ना, कहीं कोई ऐसे तो नहीं लिख देगा, नहीं लिखेगा। तो जो आकृति फिक्स कर दी गई हैं, इन आकृति, इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इनको, वर्णमाला को या अक्षरों को, वर्णों को विभाजित किया जाए तो कितने प्रकार में वर्णों का विभाजन हम लिखते हैं। अक्षरों का विभाजन। अक्षरों का विभाजन करें तो कैसे होगा और कितने भागों में होगा, तो आइए देखते हैं। वर्णों का विभाजन वैसे तो 2 ही रूप से होता है, लेकिन जरूरत तीसरे रूप की भी पड़ जाती है। तो एक तो होते हैं वर्णों का विभाजन करते समय क्या होता है, एक तो स्वर होते हैं, आप जानते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एक तीसरे और होते हैं यार। तीसरे क्या होते हैं, तीसरे होते हैं अयुग्म। इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो आपकी सुगमता के लिए मैंने इन्हें लिख लिया है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता। तो देखिए यहाँ पर स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके उन्हें स्वर कहते हैं, आप जानते हैं। स्वतंत्र रूप से जिन्हें बोलने के लिए किसी भी और वर्ण का सहारा ना लेना पड़े वो कहलाते हैं स्वर। व्यंजन क्या कहलाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता, स्वरों का सहारा लेना पड़े। व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों का सहारा लेना पड़े। बगैर स्वरों का सहारा लिए हुए हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते। कैसे, देख लेते हैं एक बार को। देखिए ये व्यंजन है का, इसमें आप बोल के देखिए आवाज कैसी आ रही, का, आ, का के बाद में आ बोल रहा है, तो इसका मतलब है इसमें हमारा स्वर जुड़ा हुआ है, कौन सा, आ। देखिए ऐसा होता है का प्लस आ। अब ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं व्यंजन। अब बना हमारा सीधा कहने से का। तो सारे जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन स्वरों से मिलकर बनते हैं, तब वो ध्वनि देते हैं जब उनके साथ कोई स्वर मिल जाता है। और मोस्टली अधिकतर आ ही सबके साथ मिला हुआ होता है। अगर आ किसी के साथ मिला हुआ नहीं होगा तो फिर उसकी कोई ना कोई, किसी ना किसी स्वर की कोई मात्रा होगी। जैसे अब मैं इसे ले लूँ तो इस का पर अगर मैंने मात्रा चढ़ा दी ई की तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर का में आ नहीं है तो ई की मात्रा है, तो स्वर तो अब भी है साथ में। तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब अयोग्य क्या है, जो ना तो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जैसे हमारे स्वतंत्र रूप से स्वर बोले जाते हैं, ना तो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं और ना ही स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ना तो स्वतंत्र बोले जा सकें और ना स्वरों की सहायता से बोले जा सके। इन दोनों ही कंडीशन से बाहर हैं ये, तो इन्हें कहा जाता है अयोग्य। देखिए अयोग्य का मतलब क्या होता है, आ प्लस योग प्लस बा। आ माने नहीं होता है, जैसे आप लिखते हैं अयोग्य। अयोग्य का क्या मतलब होता है, जो योग्य नहीं है, तो आ का मतलब क्या है, नहीं। जो नहीं है योग्य, जो योग्य नहीं है वही तो अयोग्य होता है। तो ऐसे ही आ माने नहीं, योग माने संख्या में, योग माने जोड़ में। तो इनके जो जोड़ में नहीं है
इनके जो योग में नहीं है, लेकिन वाह का मतलब होता है वहन करना या साथ साथ में चलना, लेकिन फिर भी अर्थ वहन करता है, साथ साथ में चलता है। फिर भी ना तो इस कंडीशन को पूरी कर रहा, ना तो स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है और ना ही स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी साथ साथ में चलते हैं। योग में नहीं है फिर भी साथ में चलते हैं, तो वो कहलाते हैं अयुग्वाह। ठीक है, अब यहां से आगे हम चलते हैं स्वरों पर। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे, और इसका कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। दो हैं, कौन कौन से हैं वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो ये है अंग और एक है अंगा, ये दो ही आते हैं इसमें। स्वरों को आप जानते हैं, स्वर में लेता हूं, आपको बताऊंगा। ये दो ही आते हैं, इसे कहते हैं अनुस्वर और इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग ये आपने विसर्ग, इसे आपने लगे हुए देखा भी होगा विसर्ग को। कैसे? जब कभी ऐसे लिखते हैं अतः अतः हा। अब देखिए, इसके बोल के देखिए एक बार, बोल के देखिए, तो बोल के देखने से क्या हो रहा है? अंग अंग। अब मुझे ये बताइए पीछे इसके साथ क्या कोई स्वर बोल रहा है? अंग गा बोल रहा है, नहीं बोल रहा, कोई स्वर नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है स्वर की सहायता से नहीं बोला जा रहा, तो व्यंजन नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या स्वतंत्र बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा, क्योंकि साथ में गा बोला जा रहा है, इसके साथ में अंग अंग अंग, तो स्वतंत्र भी नहीं बोला जा रहा। इसीलिए दोनों कंडीशन में से किसी को ये फॉलो नहीं करते हैं, किसी को मान्य नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्हें अयुग्वाह में अलग से रखा गया। ऐसे ही इसका देख लीजिए, अंगा अंगा, हा बोल रहा है पीछे, ना तो स्वतंत्र बोला जा रहा है, स्वतंत्र बोला जाता तो स्वर हो जाता, और अगर स्वर की सहायता से बोला जाता तो व्यंजन हो जाता। तो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को ये पूरा नहीं करते, इसीलिए इन्हें अयुग्वाह में रखा गया है। आगे स्वरों पर चलते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन पर आएंगे, उसका काम आपका पूरा हो लिया है। बात करते हैं स्वरों की। अब स्वर होते कितने हैं? तो देखिए, आप जानते हैं ये सारे स्वर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर होते हैं कुल मिला के आपके 11। स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तब भी आप आंसर कितना दोगे? 11। ठीक है, लेखन के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तब भी आप आंसर 11 ही दोगे, 11 होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और मौखिक आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 10। अब 11 नहीं, अब 10 रहेंगे। एक कहाँ चला गया? मैंने आपको बताया था कि स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, मतलब स्वर अकेले बोले जाते हैं, उनके साथ में कोई और वर्ण नहीं आना चाहिए। जैसे आ बोले, कोई इसके साथ नहीं है, आ कोई नहीं है इसके साथ। लेकिन आप इसको देखिए, ये इनमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता। मौखिक या उच्चारण इसका स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इसमें री, रा और ई, ये री बोला जाता है। तो आप देखिए, अकेले नहीं बोले जा रहे हैं, इसके साथ में कोई और वर्ण भी है। अकेले मतलब स्वर जो हैं वो अकेले बोले जाते हैं, वो किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन ये किसी और की सहायता से बोला जा रहा है, मतलब एक से अधिक वर्णों की सहायता से बोला जा रहा है, तो इसलिए ये स्वर नहीं माना जाता है। मौखिक रूप की बात की जाए तो, मौखिक रूप की या उच्चारण के आधार पर या अर्थ के आधार पर। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे। अब आती है मानक हिंदी में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए आपसे लेखन के आधार पर, मानक हिंदी में स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर पूछी जाए तो आप बताएंगे ये होती है 13। ये 13 कैसे हो गई जी? 13 इसलिए हो गई कि 11 तो देखो ये आपके ऊपर वाले, 2 और होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं?
एक इसका बड़ा रूप होता है जो संस्कृत में यूज होता है, इसका बड़ा रूप होता है। बड़ा कैसा होता है, तो देखिए ये तो ये बना हुआ है, ये रहा, इसमें ये वाली जो मात्रा राशि है इसका एक और डबल कर देते हैं, अब हो गई ये बड़ी। तो एक तो ये यूज होती है और एक और आता है, एक आता है री, ये आता है। तो 11 और 2 ये जोड़ के 13 हो गए। तो मानक हिंदी में अगर पूछा जाए तो 13 होती है मात्रा। एक बात और है, स्वरों में एक और वर्ड यूज होता है, तो आपको बता देता हूं। देखिए एक ये होता है ऐसे करके, या इस पर ये आधी चंद्रबिंदी है, आप ये समझ लीजिए। पूरी चंद्रबिंदी कैसी होती है, इसमें बीच में बिंदी होती है, तो बिंदी इसमें से गायब है, तो एक ये है। अब ये क्या है, ये तो स्वरों में तो नहीं है लेकिन स्वरों के साथ ये यूज खूब होता है, हिंदी भाषा में खूब यूज होता है। तो ये है एक आगत स्वर, एकमात्र। ऐसा कौन सा स्वर है जो आगत स्वर है, तो आगत स्वर है ये कौन सा स्वर है, आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ कहीं बाहर से आया होगा। तो इन्होंने कहा, हिंदी भाषियों ने, ठीक है भाई कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसे रख लेते हैं, तो हमारे साथ रह सकता है। तो ऐसे ही मान के चलिए, इसे रख लिया, तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन बेटा तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि तुम इस घर के सदस्य नहीं हो सकते, आधार कार्ड नहीं बन सकता, हमारे साथ रह सकते हो, रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहोगे तो काम भी करना पड़ेगा, तो काम में भी लेते हैं, लेकिन माना ये आगत स्वर ही जाएगा, इस परिवार के सदस्यों में शामिल नहीं होगा। मतलब इससे 11 से 12 नहीं कर सकता ये, इनकी गिनती ये 11 ही रहेंगे, क्योंकि ये आगत है तो आगत ही रहेगा। और ये हमारे यहाँ यूज होता है, मान लिया, लेकिन है ये विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कौन सा है, ये अंग्रेजी भाषा का है और रोमन लिपि का है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में है, तो अंग्रेजी भाषा का है। तो देखिए जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनमें ये यूज होता है, हिंदी के शब्दों में यूज भी नहीं होता। तो जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, तो आप क्या ऐसे नहीं लिखते हो कॉलेज, ऐसे ही तो लिखते हो ना, यही तो कॉलेज होता है, ये लिखा हुआ कॉलेज आपका, ठीक है। तो कॉलेज लिखेंगे तो हमें ये आगत स्वर है और अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी में ही कॉलेज लिखते हैं। अपने हिंदी में तो हम विद्यालय लिखते हैं भाई, या महाविद्यालय लिखते हैं। तो कहने का मतलब है हिंदी में तो ये है ही नहीं, ये तो इंग्लिश का है और रोमन लिपि का है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आगत है, आगत ही माना जाएगा। आगे बात करते हैं स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है। स्वरों की बात की जाए तो स्वर मात्रा भी कहलाते हैं, स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है। और मात्राएं केवल व्यंजनों पर आती हैं, स्वरों पर नहीं आती दोस्तों। मात्राएं व्यंजनों पर आती हैं। देखिए इस हिसाब से स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है और मात्राएं केवल व्यंजनों पर आती हैं। इस प्रकार स्वर दो प्रकार से काम करते हैं। कैसे कैसे दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो करते हैं आपके स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से करेंगे तो पूरे आएंगे, पूरा का पूरा वर्ण आएगा। जैसे आ है पूरा ही आएगा, जैसे ई की बात कर दें पूरी ही आएगी, और अगर बात करें औ की तो पूरा ही आएगा। तो ये स्वतंत्र रूप से आते हैं, तब तो अपने वास्तविक रूप में आते हैं।
और अगर मात्रा की बात की जाए, अगर मात्रा के रूप में काम करें तो फिर ये व्यंजनों के साथ आती हैं। ठीक है, तो दो हिसाब से काम करते हैं, या तो स्वतंत्र रूप में आएंगे या फिर व्यंजनों के साथ आएंगे तो फिर मात्रा के रूप में आएंगे। तो दो तरह से काम करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आ है ना, जो आ अकेला ऐसा वर्ण है जो सारे व्यंजनों के साथ आता है। सारे ही व्यंजन, जितने व्यंजन होते हैं सभी व्यंजनों के साथ आ स्वर आता है, इसीलिए इसे शहीद वर्ण भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये पूछा गया था एक बार, अगर आपसे पूछा जाए कि शहीद वर्ण कौन सा है तो आ है, क्योंकि ये सबके साथ शहीद हो जाता है। का के साथ भी, खा के साथ भी, गा के साथ भी, जा के साथ भी, मतलब जितने भी व्यंजन होते हैं सभी के साथ ये शहीद हो जाता है, मतलब सभी के साथ मिल जाता है, तो इसे शहीद वर्ण भी कहा जाता है। आगे, इससे आगे बात करते हैं कि स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार कितने हैं, कैसे? देखिए, बोलने के आधार पर हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती हैं वो अलग अलग पार्टों से निकलती हैं, मुंह के अलग अलग भागों से निकलती हैं। इस आधार पर स्वरों के कुछ प्रकार हैं। स्वरों के प्रकार कैसे कैसे हैं, तो स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जब हम बोलते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, इसके आधार पर अगर हम बात करें तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। जीवा के आधार पर, अब जिह्वा से भी कुछ साउंड निकलती हैं, कुछ आवाज़ निकलते हैं, तो उसके आधार पर भी कहाँ कहाँ से निकलते हैं, ये भी 3 प्रकार हैं। इसके जिह्वा के आधार पर भी इनके प्रकार 3 प्रकार के हैं स्वरों के। मुंह खोलने के आधार पर, जब हमारा मुंह खुलता है, मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, तो उसके आधार पर भी ये कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। ध्यान रखना, मुंह खोलने के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो बताते हैं अभी। होठों के आधार पर, अगर होठ खोलते हैं, होठों के आधार पर कुछ साउंड आवाज़ निकलती हैं, तो उसके आधार पर ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तो अब हम बारी बारी से इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहले हम लेते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर इस पर आएंगे, उसके बाद इस पर आएंगे और उसके बाद इस पर आएंगे। टॉपिक है आपका वर्णमाला और इसका एक छोटा सा पार्ट है स्वरों के प्रकार। पहला प्रकार लिया है मैंने आपका उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के प्रकार, मतलब जब हम बोलते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, इस आधार पर इसके जो पहले वाले प्रकार को मैंने लिया है। और भी है, और भी कुछ प्रकार हैं, वो सामने आगे आते रहेंगे। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्टों में इसे डिवाइड करते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कोई कम समय लगता है किसी को बोलने में, किसी को बोलने में ज़्यादा समय लगता है और किसी को बोलने में और ज़्यादा समय लगता है। तो इस आधार पर ये 3 इसके मैंने पार्ट किए हैं। तो देखिए, पहला पार्ट है आपका मूल, पहले वाले को कहते हैं मूल, और फिर दूसरे वाला का होता है दीर्घ, और तीसरे प्रकार के हैं प्लुत स्वर। मूल कहते हैं जो किसी से बन के नहीं बना है, मतलब जो जड़ है। मूल नहीं कहते, ये तो बिल्कुल जड़ है, इसी से जो कुछ निकला है वो इसी से निकला है, तो ये मूल हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ये स्वतंत्र हैं, जबकि ये मिलकर बने हैं, तो इनके ही ये बड़े रूप हैं। आप ऐसे देख लीजिए, मूल का ये दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा होता है। लघु, अब मूल को आप लघु भी कह सकते हैं, ह्रस्व भी कह सकते हैं, कोई भी आ जाए। आप ये मत सोचना कि यहाँ तो लघु आ गया, हमने तो मूल पढ़ा था, नहीं, मूल को ही लघु कहते हैं और ह्रस्व भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब इनके ये बड़े रूप हैं, दीर्घ माने बड़ा होता है, देख लीजिए, लघु माने छोटा होता है और गुरु इसका बड़ा, गुरु माने बड़ा होता है, इसी हिसाब से। और ये मिलकर बने हुए हैं, ये मिलकर नहीं, ये स्वतंत्र बने हैं, जबकि ये मिलकर बने हैं, इसीलिए संधि स्वर कहलाते हैं। संधि का मतलब है
कि दो वस्तुओं का एक जगह मिलन होना, दो एक जैसी चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए ये मिलकर बने हैं, इसीलिए दो एक जैसी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हुई, इसीलिए ये संधि स्वर कहलाए। आपने छंद, दोहा, सोहटा में मात्रा लगाई होंगी, पूछी जाती हैं खूब कि इस छंद में, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस जो ये वाले वर्ण होते हैं ना, ये वाले वर्ण जो मूल वर्ण होते हैं, लघु होते हैं या ह्रस्व होते हैं, उनमें एक मात्रा आती है, वो एक मात्रक होते हैं। और जो मिलकर बने हैं, जब दो से मिलकर बने हैं तो मात्रा भी दो ही होंगी, सीधी सी बात है। तो इनकी दो मात्राएं होती हैं, इसीलिए इन्हें दो मात्रक कहा जाता है, इन्हें एक मात्रक कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो आप देख लेना, याद में करवा दूंगा 1 सेकंड में। तो ये दो मात्रक वाले हैं और इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लुत की। प्लुत क्या है? प्लुत तो कोई अलग से नहीं है। देखिए, आप स्वरों की बात हो रही है और स्वर तो केवल 11 ही होते हैं, 7 तो इसमें हैं और 4 इसमें हैं, फिर आगे कहाँ से बचे? तो आगे और कुछ है नहीं, केवल बात ये है कि ये आवाज लगाकर, इनमें से ही किसी को आवाज लगाकर या खींचकर किसी को बोल दिया जाता है, वही आपका प्लुत स्वर कहलाता है। आवाज लगाकर कैसे? जैसे किसी को आवाज लगाते हैं दूर से, राम ऐसे करके, श्याम इधर आओ, तो ऐसे आवाज लगाते हैं ना, वही होते हैं। गाना गाते हैं, गाना भी तो जब गाना गाते हैं तो खींच के गाते हैं ना, जैसे राम, तो क्या हुआ, हम खींच के गा रहे हैं। राम राज बैठे ते हूँ लोग, क्या किया, मैं खींच के गा रहा हूं ना। तो गाने में आवाज को खींचते हैं, राम, रा खींच के गाया और माँ खींच के गाया। तो इसका देखिए साइन होता है प्लुत का, प्लुत का ये साइन होता है। जिस वर्ड को हम खींचते हैं उसके बाद में ये लगा दीजिए तो समझ जाएंगे ये खींच के बोला जा रहा है। जैसे अब हम खींच के बोल रहे हैं तो ये प्लुत का निशान लगा दिए, राम। अब ऐसे बोला जाएगा, अब ये राम नहीं बोला जाएगा, राम ऐसे बोला जाएगा। ऐसे ही हम ओम का जाप नहीं करते, ओम का, तो ओम का जाप कैसे करते हैं, ओम ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर कैसे बोले, लिखेंगे ओ, अब ये प्लुत का निशान लगा दीजिए, ये प्लुत का निशान, ओम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये अलग से नहीं होते, ये इनके ही रूप होते हैं, लेकिन जिसको हम खींच के बोल देते हैं उसी के बाद में ये प्लुत के निशान आ जाते हैं, ठीक। अब बात आती है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। ये इनके बड़े रूप हैं, मैंने बता दिया। देखिए, ये छोटा भाई है तो ये क्या इसका बड़ा भाई नहीं है, ये छोटा है तो ये बड़ा है, बड़ा आ। ये छोटी ई है, ये छोटी बहन है तो क्या इसकी बड़ी बहन नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो ये तो इनके बड़े रूप हैं, और बड़े रूप इसलिए भी हैं क्योंकि दो से मिलकर बने हैं। दो से मिलकर कैसे बने हैं, आ को ही ले लीजिए आप। देखिए, छोटा आ और छोटा आ दो बार अगर मैं जोड़ दूं तो बड़ा आ हो जाता है। तो इसका बड़ा रूप है कि नहीं, दो से मिलकर बना है कि नहीं बना। ऐसे ही ई को ले लीजिए आप, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाती है, ऐसे ही ऊ बन जाएगा। तो सभी ऐसे मिलके बने हुए हैं। अब दो से मिलके बने हैं तो संधि स्वर है, ठीक है। याद कैसे रखें, ये परेशानी आती है। तो याद रखने के लिए तो मैं आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट देता हूं, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, कभी आप भूलोगे ही नहीं। और एक दो शब्द बोलोगे अपने मुंह से और सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक याद नहीं होगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे। यही मेरी सुपर पावर है, मेरे पास यही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। सब बात ये नहीं है इसी वीडियो का, जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे मैं ऐसा ही आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर दूंगा। कहीं से लेकर आऊँ, कैसे करूँ, कैसे करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे याद रखोगे। मान के चलिए आप अपने घर से कुछ गलती करके भागे हैं, भाग आए घर से।
आपको पता नहीं है, पीछे से मम्मी भी डंडा लेके भाग रही हैं आपके, लेकिन आपको पता नहीं है, आपके मित्र ने देख लिया तो मित्र ने कहा ओए ओए ऊ आई, मतलब मम्मी आ रही है, ऊ आई मतलब मम्मी आई। देखो कैसे बोलेंगे, ओए, एक बार ऐसे लिख लीजिए, ओ ए, ऊ आई, मतलब भाग जा बेटा, मम्मी आ रही है पीछे से डंडा लेकर के। तो कैसे हुआ, ओए, तो ओए ये छोटे में लिखा है ना मैंने, छोटा ओ और छोटी ए, एक बार छोटे में लिख लेना और एक बार इन दोनों के बड़े बड़े में लिख लेना। तो इन दोनों के बड़े क्या होते हैं, बड़ा ओ और बड़ी ए। ओए ये हो गया और ओए ये हो गया, दोनों तरह से लिख लेना, एक बार छोटे छोटे दोनों, छोटा ओ तो छोटी ए, बड़ा ओ तो बड़ी ए, दोनों को दोनों प्रकार से लिख लेना, एक बार छोटे छोटे एक बार बड़े बड़े। हो गया, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 हो गए ना, 4 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए याद। जब ये याद हो गए आपको तो आप बताइए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये 7 तो ये रहे, इनमें से जो बच जाएं वो इधर आ जाएंगे, 4 ये रहे, 7 और 4 11 हो गए सारे याद, बस कहानी खत्म। याद तो इतना ही करना था। अब आगे चले, ये तो आपकी समझ में खूब आगे होंगे। अब देखिए ये दीर्घ माने बड़े हैं, गुरु माने भी बड़ा होता है। तो जब बड़ा है कुनबा या फैमिली कोई बड़ा होता है, उसमें से ही तो अलग अलग होते हैं। भैया अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ भाई, अब तो परिवार बड़ा हो गया है, तो परिवार यही बड़ा है, तो इसी को हम 2 पार्टों में, इसके 2 भाग और होते हैं। आप देख लेना, मूल के नहीं, दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा है परिवार तो उसी के 2 पार्ट होंगे। बस आपको ध्यान रहेगा कि मूल के पार्ट नहीं होते हैं, दीर्घ के पार्ट होते हैं, बड़े के पार्ट होते हैं, बड़ी फैमिली के। तो इससे 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से, एक तो मूल दीर्घ है। मूल दीर्घ किस लिए हैं, मैंने आपको बताया, ये तो दीर्घ हैं और ये मूल हैं। अब मूल के ही दीर्घ, मतलब दीर्घ माने होता है बड़े, तो मूल के ही बड़े नहीं है क्या ये, मूल ये रहा छोटा, छोटे का अगर ये छोटा भाई है तो बड़ा भाई ये रहा, छोटी बहन है तो बड़ी बहन ये रही, छोटा है तो बड़ा ये रहा। तो मूल के दीर्घ होते हैं ये, मूल दीर्घ और सजातीय, मतलब अपनी ही जाति के, अपनी जाति का नहीं है, ये भी तो आ है और ये भी तो आ है, ये भी ई है और ये भी ई है, ये भी ऊ है ये भी ऊ, तो अपनी ही जाति के हैं, इसीलिए इन्हें सजाती कहा जाता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, 2 ही पार्टों में तो हमें ये डिवाइड करने थे। तो देखिए ऊ आई, जो मैंने अभी आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, ऊ आई को इधर ले आइए, ये ऊ आई तो है, ये रहा ऊ और आई, ऊ आई तो इधर आ गया। जो बच गए ओए, 2 तरह से लिखा था ओए, वो इधर आ गए संयुक्त में। संयुक्त क्या होता है, 2 से मिलकर बनना, तो 2 से मिलकर ही तो बने हैं। बता देता हूं कैसे बने हैं 2 से मिलकर, देख लीजिए। ओए एक बार तो ऐसे लिख लीजिए, आप दोनों बड़े बड़े ले लीजिए, ओ भी बड़ा और ए भी बड़ी, ओए, और एक बार ओए कैसे लिखना है, छोटे छोटे में ओए। अब देखिए मिलकर कैसे बने, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बनना। तो इन सभी में 1 2 3 4, चारों में आ तो है ही, आ से मिलके बने हैं सारी, आ, और फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए, आ तो सबके साथ है, आ से मिलकर ये चारों बने हैं। अब दूसरा क्या आएगा, बात ये आती है कि दूसरा क्या आएगा इनके साथ। तो देखिए पहले लेते हैं हम बड़ी वाली को, बड़ा ओ है। अब बच्चा बड़ा कैसे होता है, पहले छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा, पहले बच्चा छोटा होगा तभी बड़ा होगा। तो ये बड़ा ओ है, तो इसमें छोटा ओ तो जरूर होगा, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। तो अगर मैं आ के साथ में छोटा ओ लिख दूं तो ये बड़ा ओ नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही होते हैं भाई, छोटा जरूर आएगा बड़े में।
तो ये बड़ा है तो इसमें छोटा ओ जरूर आएगा, और आ पहले से लगा हुआ है चारों में, तो आ की तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक और लाना है वर्ण, तो एक हम ये ले आए, ये बन गया बड़ा ओ। ऐसे ही बड़ी ए बन जाएगी। जब बड़ी ए है तो छोटी जरूर होगी, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। ये लीजिए, मैंने छोटी ए इसमें लिख ली, और ये बन गई फिर आपकी बड़ी। हो गया। अब देखिए, छोटे बच्चे से बड़े तो हो गए, पर अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चे तो मम्मी पापा के सहयोग से, ओह सॉरी, वैसे होते तो सहयोग से ही नहीं। तो छोटा ओ कैसे बनेगा? देखिए, ये ओ नहीं होता है, आप इसको शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये होता है औ। तो आ तो पहले से बना हुआ है औ, आप औ लिखना कैसे लिखेंगे? छोटा ऊ लिख लीजिए, आ प्लस छोटा ऊ, औ लिख गया। या फिर आ प्लस बड़ा ऊ भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा कर लीजिए। आ प्लस छोटा ऊ या आ प्लस बड़ा ऊ बनेगा आपका औ। लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोल के देख लीजिए, औ बोला जा रहा है। और औ में आप औ ऐसे ही लिखेंगे, आ ओ, बड़ा लिख लीजिए या छोटा लिख लीजिए, औ लिख गया। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे ही ये भी छोटा है तो ये भी छोटी है, और छोटी कैसे बोली जाती है? आई, ये आई बोली जाती है, ए नहीं, छोटी ए बोलेंगे तो ये तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, ये आई बोली जाती है। तो आई आप लिख के देखो, आ ई बोल रहा है पीछे, आप छोटी ई लगा लीजिए या बड़ी ई लगा लीजिए, लो हो गया ना, आई लिख गया। तो ये संयुक्त हैं, ये मिलकर बने हैं, किससे? कम से कम दो से मिलकर बने, इसीलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। तो ये तो आपका फिनिश हो गया टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं। बहुत अच्छा कंटेंट डाला है मैंने, आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जितनी भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, सभी ऐसे ही कंटेंट के साथ लेकर आऊँगा, और इतनी आसान भाषा में लेकर आऊँगा। केवल आपको देखिए कितना आसान था, आपने केवल ये याद कराया, और ये भी मैंने क्या याद कराया? ऊ आई, बस ये शब्द याद कराया, आपको सारा का सारा याद हो गया जितना भी है। ये भी याद हो गए ऊ आई से, ये भी याद हो गए, ये भी याद हो गए इधर वाले, और ये भी याद हो गए। ऐसा ही कंटेंट लेके आऊँगा, चाहे 1 घंटे की वीडियो हो, उसमें भी मैं आपको ऐसा ही कंटेंट दूंगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ थोड़ा झंझट है या समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको खूब पता है, जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो बताइए मैं कैसे कैसे कर पाऊँगा। बहुत बहुत बड़े महारथी पड़े हैं वहाँ पर यूट्यूब पर, अभी मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब जीवव्या के आधार पर बोले जाने वाले स्वर कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। जीव को, जो आपका जीव होती है, जिह्वा होती है आपकी, इसको 3 पार्टों में आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे करके। पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट और ये पार्ट, 3 पार्टों में। तो ये तो पार्ट कौन सा है? अग्र है। ये बीच में मध्य हो जाएगा, और ये भी पीछे की तरफ यहाँ मुख है आपका, ऐसे जा रहा है, मुख जा रहा है आपका ऐसे पीछे ऐसे करके, तो ये आपका हो जाएगा, इधर पश्च हो जाएगा, तो ये पश्च भाग है। ये पश्च भाग है। तो अग्र भाग से बोले जाने वाले कौन से हैं? ये हैं। मध्य भाग से बोले जाने वाले ये हैं, और पश्च भाग से बोले जाने वाले ये हैं। जीव के ये तीनों भाग मैंने आपको बता दिए। अग्रभाग, जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? ये हैं। और मध्य भाग से बोले जाने वाले केवल एक है, आ। ध्यान रख लेना आप, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। बस इसको याद रख लेंगे ना, बाकी सारे याद हो गए। भाई जीव के आधार पर, जीव के बीच मध्य भाग से कौन सा बोला जाता है? केवल आ बोला जाता है। आप इतना याद रख लेना, बाकी सारे याद हो गए। इसके लिए तो मैं हूं ना आपके पास, तो बाकी सारे याद हो जाएंगे आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं एक बार को। और पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? ये हैं। अब देखिए, पहला अग्रभाग, दूसरे नंबर पर
मध्य भाग, और तीसरे नंबर पर क्या है, पश्च भाग। यही तो है, ऐसे ही तो लिखेंगे आप, अग्र मध्य पश्च, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीसरे भाग को कैसे याद करेंगे आप, देखिए तीसरा भाग है, 3 का अक्षर बना हुआ है इसमें, ये 3 का ही तो है, ये तीसरा भाग है। जो 3 की आकृति बनी हुई है जिन वर्णों में, जिन अक्षरों में, वो पश्च भाग से बोले जाते हैं। देखो इसमें भी 3 की आकृति ये बनी हुई, इसमें 3 की आकृति, इसमें 3 की आकृति, इसमें भी 3 की आकृति, इसमें भी 3 की, और इसमें भी 3 की। जो गणित है, गणित का अंक जो 3 का होता है, वो 3 की आकृति सब में बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। तो जिसमें 3 की आकृति बनी हुई है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर है पश्च। तो जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाने वाले ये रहे आपके स्वर। हो गए याद? बस कुछ नहीं है, याद हो गए। इसको याद रख लेना, इसमें भी 3 का ही वैसे अंक आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि इसको आप याद रख लेना। केवल ये याद रखना है, ये तो वैसे ही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि आ जो है छोटा, वो मध्य भाग से बोला जाता है जीभ के से। अब ये याद हो गया आपका, और ये याद हो गए आपको। बाकी जितने भी आपके स्वर बचे वो किससे बोले जाएंगे? अग्रभाग से। जरूरत ही नहीं है ज्यादा सोचने की। आप देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हो गए। अब इनमें से कौन कौन से बचे? एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बच गया। और अगर बात देखी जाए तो देखो री तो आएगी, क्योंकि 11 में री आती है, तो री भी इससे ही बोली जाएगी। एक चीज ये और है, ये जिसका राशन कार्ड नहीं बना था, तो जो घर का सदस्य नहीं है, राशन कार्ड वालों से बाहर है, तो ये भी इन्हीं के साथ बोला जाएगा। आप ध्यान रखना, जिसमें वैसे है आगत, लेकिन अगर रखा जाए कहीं तो फिर इनके ही साथ रखा जाएगा। तो आप ध्यान रख लेना, जिसमें 3 की आकृति बनती है वो आपका तीसरे नंबर पर पश्च पड़ता है, उससे ही बोले जाएंगे। तो ये भी याद हो गए। अगले वाला देख लें, मुखाकृति के आधार पर, मुख के आधार पर कैसे बोले जाते हैं, चलो देख लेते हैं। अब मुख खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं देख लेते हैं एक बार। 4 प्रकार हैं स्वरों के प्रकार, 4 हैं मुख खुलने के आधार पर। आप ऐसे लिख लें चारों प्रकार एक तरफ से क्रम से। एक तो संव्रत कर लें, व्रत है सब में, संव्रत कर लें, फिर संव्रत का ही आधा और लगा दे आगे, फिर हो जाएगा अर्ध संव्रत। फिर एक बार विव्रत कर लें और उसके आगे फिर अर्ध लगा दें तो आधा हो जाएगा अर्ध विव्रत। ऐसे लिख लें। आपको कैसे लिखेंगे? देखिए एक बार हमने लिख लिया आपका संव्रत, संव्रत ये लिख लिया। अब मैं इसका आधा करूं तो ऐसा नहीं लिख दूंगा, अर्ध संव्रत, तो दोनों लिख गए। संव्रत याद हुआ मुझे तो अर्ध संव्रत में लिख सकता हूं। ऐसे ही एक बार विव्रत याद कर लेना, विव्रत। अब इसके आगे आधा लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध विव्रत। ऐसे आप एक बार क्रम से लिख लेना। तो संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत, इस हिसाब से आप इन्हें लिख सकते हैं। यहां पर संव्रत स्वर, अर्ध संव्रत, इसका ही आधा लगा दिया मैं संव्रत के आगे तो अर्ध संव्रत हो गया। विव्रत है, विव्रत के आगे भी मैंने अर्ध लगा दिया तो आधा हो गया। तो इस हिसाब से आप इन्हें एक बार लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है? संव्रत में सम का मतलब होता है बहुत कुछ, मतलब बहुत कम। सम का मतलब होता है बहुत कम। व्रत स्वर मतलब बोलते समय बहुत कम, लगभग बंद रहता है मुख, बहुत कम खुलता है। सम माने बहुत कम, व्रत के रूप में खुलता है, लगभग ऐसा ही मान लीजिए आपके बंद रहता है मुंह। अर्ध संव्रत का मतलब है खुलता तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है, और उसके आधार पर कौन से हैं वो बाद में बताऊंगा मैं। संव्रत का मतलब है कि बिल्कुल मुंह खुलता ही नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए, ना के बराबर खुलता है। इसमें थोड़ा सा और अधिक खुल जाता है तो अर्ध संव्रत।
विव्रत में आपका ध्यान रखना, विव्रत में आपका पूरा का पूरा मुख खुलता है, पूरा मुख खुलता है विव्रत में। और अर्ध विव्रत का मतलब होता है मुख आधा खुलता है। विव्रत में पूरा खुलेगा तो अर्ध का मतलब विव्रत ही तो है, आधा खुलेगा तो आधा मुख खुलता है। याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए तो भाई वही फॉर्मूला है पहले वाले मेरे। एक बार ओए लिख देना, वो पहले वाली ट्रिक मैंने बताया था आपको, ओए ऊ आई। तो ठीक है, तो ओए छोटे वाले में लिखेंगे, दोनों छोटे छोटे लेंगे, ये भी छोटा और ये भी छोटा, तो क्या हो गया? अर्धसंवृत। एक बार ओए बड़े बड़े में लिख दें, ये रहा ओ ए, दोनों ही बड़े हैं, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, वही ओए है पहले वाली, तो ओए यहां भी लिखा और यहां भी लिखा। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, पहले इनकी ही बात करते हैं। यहां भी ओए लिख लिया, यहां भी ओए लिख लिया। और विव्रत का मतलब याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना कि इसमें तो पूरा ही मुंह खुलेगा, पूरा केवल एक ही स्वर में खुलता है, वो होता है बड़ा आ। ऐसी करके पूरा मुख खुलेगा। ठीक है, और ऐसा कोई स्वर नहीं है जो पूरा मुख खोल दे, तो पूरे मुख खुलने को कहते हैं हम विव्रत। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और एक बात बताता हूं, इसको कैसे याद रखेंगे। वैसे तो अगर आपने ये दो याद रख लिए तो ये याद हो जाएगा, नहीं तो फिर इसका भी बता देता हूं। एक बार ऐसे लिख देना, उई, छोटे ऊ से छोटे छोटे दोनों उई, और एक बार उई बड़े में लिख देना। ओए वाला ही चक्कर है, जैसे ओए लिखा था, ये में यही तो है। एक बार छोटे छोटे से लिख दिया, ये रहा छोटे छोटे, एक बार मैंने बड़े ले लिए, बड़े बड़े, ओई री। देखो ओई जो आवाज बोलते हैं वो लड़कियां बोलती हैं, लड़के नहीं बोलते हैं। लड़के बोलेंगे तो ओए कहां जा रहा है, लड़के बोलेंगे ओई री। तो री भी स्त्रीलिंग है और ओई भी स्त्रियां ही बोलती हैं, लड़कियां ही बोलती हैं। तो आप याद रख सकते हैं ओई री। ओई दो तरह से लिख लेना, एक बार छोटे छोटे में दोनों छोटे छोटे हो जाएंगे, और एक बार दोनों बड़े बड़े में बड़े बड़े हो जाएंगे। याद हो गया? ओई कौन बोलते हैं? समृत स्वर में। ओई दोनों तरह से लिख के देख लेना, ओई री ऐसे बोल रही है कोई लड़की, ओई री, ये क्या हो गया? तो ये ओई री आता है इसमें। ओए अर्धसंवृत में आता है, ओए, बस ओए ओए के बीच में आ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, नहीं हो तो ओए एक बार छोटे छोटे और एक बार बड़े बड़े, दोनों के बीच में आ लिख देना, बड़े आ लिख देना, तो आपका विव्रत हो जाएगा। नहीं तो विव्रत आप याद रख लेना है, बस एक ही तो याद करना है। अब क्या बचा? देखिए एक आ रह गया, छोटा आ, और एक हो गया ये आपका कौन से वाला, जिसका राशन कार्ड नहीं बना था, एक ये रह गया। जो रह जाए इनमें से वो इसमें डाल देना, जो रह जाए। इतना काम करने पर ओई री, इसके बाद में ओए, इसके बाद में, और ओए बड़े बड़े में लिखना इसके बाद में। ऐसा करने के बाद में, और ये तो आपको याद ही है, इनसे जो रह जाएं, रह कौन कौन से जाएंगे? छोटा आ और ये राशन कार्ड वाला आगत है जो, ये रह जाएंगे, उसमें डाल देना। आप ध्यान रख लेना, इतना सा हो गए। कुछ तो नहीं है इनमें याद करने में, आप मुझे बताइए। ओए री, ओए ओए, इनके बीच में बड़ा आ डाल दिया मैंने, और ये दो बच गए, ये इसमें डाल दिया, बस हो गया काम। इतनी सी बात है बस। अगले वाले पर, अगले वाले चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर हो गए। अब एक और बचा है ओठों के आधार पर, मतलब होठों के आधार, ओष्ठ आकृति के आधार पर, मतलब होठों की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर वो कहते हैं जिन्हें बोलते वक्त जब होठ एक वृत्त में बन जाते हैं, वृत्त की तरह बन जाते हैं। और एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर, जब होठों का कोई वृत्त नहीं बनता, जब वृत्त ना बनाए, जब होठ वृत्त ना बनाए तो होता है आवृत्तमुखी स्वर, और वृत्त बनाए तो वृत्तमुखी स्वर बनते हैं। बोलते समय जब होठ वृत्त बनाए तो होता है वृत्तमुखी स्वर। समझ में आया?
तो देखिए, जब वृत्त बनाएंगे तो वहां वृत्त ऐसे बनता है, बिल्कुल जब हम बोले जैसे ऊ, देखिए सुअर का समूह, सुअर का समूह बन गया ना, ऐसे करके ऐसे वृत्त बनाते हैं होठ। तो ऐसे बोलने पर जो सुअर का समूह बन जाए ना, तो आप समझ लेना कि वहां पर वृत्त बन रहा है। और आप बोल के भी देख सकते हैं। तो वृत्त मुखी स्वर होते हैं ये, और आवृत्त, मतलब इसमें वृत्त नहीं बनता, इसमें वृत्त नहीं बन रहा है, इसमें वृत्त बन रहा है ऊ, ऐसे करके मुंह बन जाता है इसमें। तो इसमें वृत्त बन रहा है ऐसे करके, वृत्त गोल हो जाते हैं होठ। तो ये वृत्तमुखी स्वर होते हैं, ये अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। इनमें कोई वृत्त नहीं बनता होठों का। आप बोल के देखिए, कोई वृत्त बन रहा है क्या? नहीं, ई नहीं। तो अब याद कैसे रखेंगे? याद के लिए फिर एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, दे दूं। बहुत ही आसान ट्रिक दी है मैंने आपको, ऐसी ट्रिक शायद मुझे नहीं लग रहा। अब भी आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करो, शेयर नहीं करो, सब्सक्राइब नहीं करो, तो यार ये तो मेरे साथ ज्यादती होगी। ये सारी बातें ऐसे नहीं आ जाती दोस्तों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए। ऐसे नहीं आ जाती, हम मुंह उठा के चले आए और हमने आपको आके बता दिया। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चीज़ समझनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या ट्रिक है। एक याद रख लेना दोनों में से कोई सा, बाकी जो बच जाएंगे वो दूसरे में चले जाएंगे। बस ऐसा ही तो होता है, जब दो पार्ट में ही बटे हुए हैं सारे स्वर, तो एक के याद हो जाए तो दूसरे के तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसको याद कर लीजिए आप ऐसे लिख लीजिए, आई ये आइए आपका इंतजार था। तो आइए लिख दीजिए आप, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, एक बार छोटे में लिख दीजिए आइए। ला, दोनों तरह से आइए लिख दीजिए। बस एक याद हो गया, दूसरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाले याद हो गए, बाकी जितने भी बचे हैं इस पे से वो इसमें आ जाएंगे। बस हो गए दोनों याद। क्या कॉन्सेप्ट है यार, इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पूरा यूट्यूब खंगाल लेना। ऐसा ही मैंने एक वीडियो डाला था ज्योग्राफी का, उस पर प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। आपने इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे दुख हुआ उस बात को देख करके कि मैं बड़ी मेहनत से, मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी जो भी पढ़ाते हैं, करोड़ों लोग पढ़ाते हैं, एक नहीं है। मैं 2 4 10 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ। उससे अच्छा वीडियो आपको और कोई उस टॉपिक पर मिलेगा ही नहीं। लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई दोस्तों कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया उस वीडियो के लिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो कम से कम आपका कोई एक भी रुपया नहीं लग रहा है। मैं फ्री में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन कम से कम आप मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आगे निकल के आ सकूं। नहीं तो बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं यार, कौन पूछता है हमें। केवल आपका ही सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी वो चीज़ मैं आपको ला के दूंगा। और उन महारथियों से एक बार देख लेना कि मेरी वीडियो में क्या है। भारत का मानचित्र डाला था मैंने और इनमें क्या है वो चीज़ देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन महारथियों का कोई भी परवाह नहीं है कैसी भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कंटेंट में इतनी ताकत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करें ना तो एक दिन वो आएगा कि आप सिर्फ तर्कस के तीर नाम के जो चैनल है इसी की वीडियो खोजेंगे कि हमें तर्कस के तीर नाम की वीडियो चाहिए बस, और किसी की नहीं चाहिए। ऐसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पर आप मेरी सपोर्ट करें। आप मुझे मेरी सपोर्ट करेंगे तभी मैं ऊपर जा पाऊंगा, तभी मैं उन महारथियों के बीच में खड़ा हो पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, उन महारथियों के पास क्या है, मैं कोई भी कैसी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना चर्चा जरूर करता हूं कि मेरी वीडियो अलग छट जाएगी। इतना जरूर है मेरे कंटेंट में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एक बार आप बड़े बड़े में लिख लीजिए आइए, और एक बार छोटे छोटे में आइए। इधर वाले याद हो गए, बाकी जो बच जाएंगे वो इधर वाले में आ जाएंगे। जय हिंद।
अब है स्वर तंत्र के आधार पर स्वर। मतलब स्वर तंत्र कौन से होते हैं, जिनसे स्वर तंत्रों से ये आवाज़ें निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं, ये 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ मैं आपको। देखो, या तो कंठ से कोई आवाज़ निकलती है, कंठ से नहीं निकलेगी तो फिर आपके तालू से निकलेगी ऊपर से। बता देता हूँ एक बार को, जैसे आपके मान के चलिए ऐसे है, ये ग्रीवा है आपकी, ऐसे करके ऐसे करके ये गर्दन है और यहाँ कंठ है। कंठ से कोई आवाज़ निकलेगी तो सीधी यहाँ जाके टकराएगी ऊपर तालू पर, ऊपर यहाँ की। और जब तालू पर जाके टकराएगी तो फिर इधर मुंह है, मुंह तो इधर है, तो मुंह इधर है तो इधर आगे बढ़ेगी, आधे यहाँ बढ़ेगी, तो फिर ये हो जाएगा आपका मूर्धन्य। ये आपका कंठ होगा यहाँ, ये आपका यहाँ तालु होगा और यहाँ आपका मूर्धन्य होगा। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपके यहां दंत आ जाएंगे, दांत। दंत, ठीक है। और यहां से भी अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके यहां आ जाएंगे लिप, ओष्ठ, मतलब आपके यहां आ जाएंगे होठ। ओठ, आप कुछ भी कह लीजिए, ये आपके होठ आ गए, ओष्ठ, ठीक है, ओठ। तो इनके आधार पर देखिए कितने हुए। अब कोई भी आवाज निकलती है कंठ से निकलती है, सबसे पहले यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, ऐसे चलेगी ऊपर, ऐसे चलेगी और यहां जाके टकराएगी। यहां से फिर ये इधर मुड़ेगी क्योंकि बाहर निकलना है मुख से, फिर यहां से आगे बढ़ेगी, फिर यहां आएगी और यहां से आगे इस पर ओष्ठ पर आ जाएगी। तो 5 हो गए ना आपके, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ऐसी आवाज आपकी निकलती है। तो 5 आपके स्वर तंत्र है, ठीक है। आवाज कहां से निकली? कंठ से। तो इनके आधार पर कौन कौन से स्वर कौन कौन से तंत्र से बोले जाते हैं। कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। तो ये आपको मैं एक और थोड़ी सी अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और ये आपका यहाँ पर एंड है आपके इस टॉपिक का। तो देखिए, एक तरफ से हम इन्हें लिख लेते हैं, कैसे? कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में क्या आया? मूर्धन्य, मूर्धन्य, ये तालु के बाद में आया आपका मूर्धन्य। और इसके बाद में मूर्धन्य के बाद में क्या आया? मूर्धन्य के बाद में आपका आता है दंत, दंत्य। और दंत के बाद में आपका आता है ओष्ठ। 5 हो गए ना। एक तरफ से आवाज कहां से निकली? कंठ से, फिर तालु में गई, मूर्धन्य में पहुंची, फिर दंत में आई, फिर ओष्ठ में आई। तो आप एक तरफ से ऐसे लिखें, ऐसे ही लिखना आप क्रम से, आपको सहूलियत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन्हें याद करने में। तो पहले आ से शुरू करते हैं ना, तो आ दोनों इसमें लिख लेना, फिर इसमें आ जाना, इसमें लिख लेना, फिर आ जाना लास्ट में ओष्ठ। आपको पता है ऊ तो ओष्ठ से ही बोले जाते हैं, तो ऊ और ऊ दोनों इससे बोले जाएंगे। दंत, दंत से कुछ बोला ही नहीं जाता, दंत में अंत आ रहा है, दंत, अंत, अंत बोल रहा है। तो अंत का मतलब है जिसका अंत हो गया, कुछ नहीं है, तो इसमें कोई नहीं बोला जाता इससे। मूर्धन्य से केवल एक बोला जाता है, याद रख लेना, रे, ये मूर्धन्य से बोली जाती है। शायद उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सहूलियत मिली होगी, थोड़ा आराम मिला होगा और याद करने की जो ट्रिक है वो समझ में आएगी। देखिए, एक तरफ क्रम से लिखना, पहले क्रम से लिखने के बाद में आ ई, फिर लास्ट में आना ऊ। दंत में अंत लिखा है, दंत, तो अंत बोल रहा है ना अंत में, तो अंत, जिस चीज का अंत हो गया वो तो बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ है नहीं, केवल एक रे आप याद रख लेना।
अब बाकी कुछ और रह गए हैं, कौन कौन से? एक तो आपका ये दोनों रह गए हैं और एक आपके ये दोनों रह गए हैं। इनको कहां से बोलते हैं, ये बात आती है। तो देखो, एक बार दोनों बाहर वाले ले लेना, दोनों ही। ये तो अंदर की तरफ का आ गया एक तो कंठ, और एक बाहर की तरफ का आ गया ओष्ठ। दोनों ही साइड वाले ले लिए हमने, दोनों ही साइड वाले ले लिए। कैसे? दोनों ही साइड वाले ले लिए। एक बार ये साइड वाला, अंदर की साइड वाला, बाहर वाला ये हो गया, और बाहर वाला एक ये है। दोनों ही बाहर वाले हमने ले लिए, कंठ ले लिया और ओष्ठ ले लिया। तो कंठ ओष्ठ से पता है कौन बोला जाता है? जिसमें ओ है ना, तो ओ वाले ही बोले जाते हैं। किससे? कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? जिसमें ओ है, ओष्ठ में ओ आ रहा है, तो ये दोनों इससे बोले जाते हैं। ओ और ओ दोनों इसी से बोले जाते हैं। अब एक बार दोनों अंदर के ले लेना, दोनों अंदर अंदर के ही। कौन से? कंठ और तालु, दोनों अंदर के हैं। कंठ और तालु ये दोनों अंदर के हैं। कंठ से शुरू हुए और तालु पर पहुंचे। तो पहला कंठ सबसे अंदर का, और फिर उसके बाद में तालु पे पहुंचे। तो दोनों अंदर अंदर वाले, अंदर वाले दोनों ही ले लेना, कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों ही अंदर वाले, कंठ और तालु दोनों ही अंदर वाले ले लेना। जब दोनों अंदर वाले ले लेंगे तो यही बचा क्या? कंठ प्लस तालु। कंठ तालु में आपके आ जाएंगे ए और ए। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ में आए होंगे। दोनों एक बार हमने बाहर वाले ले लिए, ये अंदर वाला सबसे बाहर का है और ये बाहर वाला सबसे बाहर का है। दोनों हमने लिए तो हमारे बने ये कंठ और ओष्ठ, दोनों बने कंठ और ओष्ठ मिलके। ये लिया कंठ और ये ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलके बने। और ओष्ठ में ओ आ रहा है तो ओ इसी से बनते हैं दोनों। अब क्या? अब हम दोनों अंदर वाले ले लेंगे। ये सबसे अंदर वाला है, ये उससे अंदर वाला है, तो दोनों मिलके ये क्या बने? कंठ और तालु, और कंठ और तालु से दोनों ए बन जाती है। एक चीज और याद रखना कि अगर तालु केवल ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में कहीं क्वेश्चन आए, ऐसे एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आए, अगर उसमें एक ये तालु है, अगर उसमें कंठ ओष्ठ नहीं दे रखा हो और केवल तालु दे रखा हो, तो फिर आप इस पर आंसर लगा देना, तालु पर। और दोनों दे रखे हों ऑप्शन में तो फिर आप इस पर लगाएंगे, कंठ ओष्ठ पर। ऐसे ही इसका है। अगर इनमें से ये दोनों नहीं दे रखे हों, तो कंठ ओष्ठ नहीं दे रखा हो और ओष्ठ ही दे रखा हो, तो आप ओष्ठ पर ही लगाएं। और ओष्ठ भी दे रखा हो और कंठ ओष्ठ भी दे रखा हो आपके ऑप्शन में, तो फिर आप इस पर लगाएं। बाई चांस के लिए बोल रहा हूं, बाई चांस के लिए। और वो आपका क्या नाम था उसका? अरे वो आगत स्वर था, आगत भी इसी में आता है जो ओ वाला है, ये भी इसी से बोला जाता है। बस आपके पूरे हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको याद आएंगे और एग्जाम टाइम पर, और ऐसे ही सारी वीडियो में ऐसे ही लेके आऊँगा, इतने ही अच्छे तरीके से सारी वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आप मेरा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। आज के लिए जय हिंद और जय भारत। मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है? जय हिंद जय भारत। आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे।